ये नहीं पता था कि एक ही दिन में कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा दुनिया के स्मार्टेस्ट आदमी आप ही हो, दुनिया की बेस्ट कंपनी आप ही की कंपनी है, और उसके 10 मिनट बाद आपको लगेगा भाई आपसे बड़ा गधा तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। ये कंपनी कुछ भी करके नहीं चल सकती चाहे जो हो जाए। कि समहाउ इट्स वेरी इजी टू थिंक कि लाइक मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर लाइक सुपरस्टार्स और उनको सब कुछ आता है या सब कुछ फिगर्ड आउट है। इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन टू से कि अगर कंपनी फेल हो गई तो ये तो एकदम ही गधा था, इसको कुछ नहीं आता था, तो मेहनती नहीं था, टीम बनानी नहीं आती थी, कल्चर बनाना नहीं आता था। देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ लक इनवॉल्व्ड, लाइक ऑलवेज। So just because somebody is successful doesn't make them smart. Just because somebody is not successful doesn't make them dumb. Like even gods would have their own flaws, and even villains would have their own strengths. वेलकम रंजित प्रताप सिंह। मेरा नाम है उत्सव ब्रह्मभट्ट और इस शो का नाम है एंटरप्रेन्योर टॉक्स। तो वेलकम ऑन दिस। जो हमारी ऑडियंस जो अभी देख रही है, ही इज़ अ को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ प्रतिलिपि। पहले तो इस पॉडकास्ट में मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। तो रंजित, शुरू से शुरुआत करते हैं अभी कि मुझे स्टोरी पता है आपकी, बट हमारे ऑडियंस को नहीं पता है। तो लाइक कहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे आपका स्कूलिंग रहा, वो बताइए मुझे। तो मेरा जन्म हुआ था रायबरेली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। तो गांव की पॉपुलेशन होगी कुछ हजार लोग। मेरे पिताजी आर्मी में थे, माताजी होम मेकर थी। माय फादर एक्चुअली पास्ड अवे व्हेन आई वाज इन प्रोबेबली जस्ट आफ्टर क्लास 12th। तो उसके पहले भी पिताजी की ड्यूटी जनरली, जब तक पिताजी की ड्यूटी शहरों में होती थी तब तक मैं उनके साथ रहता था। फिर आखिरी के 4-5 साल उनकी ड्यूटी टिपिकली बॉर्डर एरियाज पे थी। आखिरी पोस्टिंग पुंछ में थी, तो वहाँ पे फैमिलीज को लाना अलाउड नहीं होता है। तो उस समय मैं और मम्मी गांव में रहने की जगह पे 15 किलोमीटर दूर रायबरेली शहर में रहते थे, और वहाँ से मैं पढ़ाई करता था। तो स्कूलिंग मोस्टली वहाँ से हुई। उससे पहले पिताजी के साथ थोड़ी जयपुर में, थोड़ी लखनऊ में भी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की IIT भुवनेश्वर से। मैंने MBA किया FS दिल्ली से। फिर मैंने थोड़ा काम किया वोडाफोन के साथ 1.5-2 साल टाइम, और उसके एप्लीकेशन। राइट। सो यू टोल्ड कि आप FMS दिल्ली में से थे। तो लाइक लॉट ऑफ पीपल नाउ कि मैंने BBA किया हुआ है, एंड आफ्टर दैट लाइक प्रॉपर्ली पीपल प्रेफर टू डू MBA और वो। तो लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एन MBA? कि MBA करना चाहिए या अभी आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा? तो मेनली 2 फायदे होते हैं। एक फायदा ये है कि अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे और लोग भी अच्छे होंगे, जिनके साथ आपको सीखने को भी मिलेगा, नेटवर्क बनाने को भी मिलेगा। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आप, चाहे वो स्किल्स की वजह से हो, चाहे वो किस्मत की वजह से हो, चाहे वो छोटे शहरों में बहुत बार होता है कि पता ही नहीं होता कि क्या कर सकते हैं, तो चाहे वो किस्मत की वजह से हो, कि अगर आपका पहले का करियर पाथ स्टॉल हो गया है या ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे तो मेरी सैलरी की ग्रोथ जो है या मेरा जो एम्बिशन है उसकी ग्रोथ जो है बहुत कम होगी, तो एक अच्छे कॉलेज का MBA बेसिकली कैन हेल्प यू मूव फ्रॉम देयर टू द नेक्स्ट लेवल। तो जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त लोग ऐसे होंगे जो लेट्स से TCS या इन्फोसिस ज्वाइन किए, बट वो हर साल आपका 2-4-5%, 10% सैलरी बढ़ेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो आप 10 साल नौकरी करने के बाद आपको 40,000 की सैलरी मिल रही है। अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो MBA माइट बी अ गुड आइडिया। इन जनरल मेरी एडवाइस ये है कि ऐसे सोचो कि आपके स्पेसिफिक केस में सेंस बनाता है कि नहीं बनाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑलरेडी किसी एक अच्छे स्टार्टअप में काम कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, ऑलरेडी प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हो, तो MBA का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि एसेंशियली प्रोडक्ट स्टार्टअप्स में टिपिकली लाइक डिग्री की वैल्यू बहुत कम होती है, आपके एक्चुअल काम की वैल्यू ज़्यादा होती है। मेरे कुछ जो मेरी VP इंजीनियर है और जो मेरा CTO भी है, इनफैक्ट उनमें से किसी के पास भी CS डिग्री नहीं है। अच्छा। मुझे कल पता चला कि जो मेरा मार्केटिंग का बंदा है, 2 लोग हैं अभी, उनमें से एक कि उसके पास कोई सी भी डिग्री नहीं है, और वो मेरे साथ ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहा है। मुझे कल या परसों पता चला, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे रैंडम डिस्कशन कर रहे थे। हाँ। तो उस केस में आप क्यों अपने 2 साल लगाएंगे, प्लस डिपेंडिंग ऑन कॉलेज कौन सा है, 5-10-20 लाख रुपए फीस देंगे, प्लस आप अगर वो नहीं कर रहे होते, कहीं जॉब कर रहे होते, आपको कुछ तो सैलरी मिल रही होती तो आप वो देंगे, वर्सेस कि आप किसी एक ऐसी जॉब में है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आपने स्विच करने का ट्राई किया कि अच्छा मुझे बैंकिंग से कहीं और जाना है, लेट्स से कंसल्टिंग जाना है, बट कंसल्टिंग में जॉब नहीं लग रही है। MBA माइट बी अ गुड आइडिया कि यार MBA करके there's a better probability कि मैं बैंकिंग से कंसल्टिंग कैसे जाऊँ, या IT से डिजाइन में कैसे जाऊँ, या कुछ और। तो स्पेसिफिकली अपने केस में सोचना इज बेटर देन की जेनरिक एडवाइस कि MBA अच्छा है या MBA बुरा है। अपना खुद का थोड़ा देख लो, थोड़ा रिसर्च वो सब करके कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। अग्रीड। सो अभी आते हैं प्रतिलिपि की स्टोरी पे। प्रतिलिपि कैसे शुरुआत हुई इसकी?
तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया पहली बार, तो उससे पहले ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उस टाइम पे 130-140 किताबें हर साल पढ़ता था, मतलब दिन की 2-3 किताबें। और मोस्टली शुरुआत की हिंदी कॉमिक्स से, फिर हिंदी कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें। फिर मैं भुवनेश्वर गया इंजीनियरिंग के लिए और मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि हिंदी किताबें तो है ही नहीं, क्योंकि भुवनेश्वर में बड़े बुक स्टोर में हिंदी किताबें होंगी तो 100-200 होंगी, वो तो मोस्टली मैं पढ़ चुका होता था, उससे ज़्यादा मिलती नहीं थी। और ये 2006 की बात है, तो उस समय ऑनलाइन भी कुछ नहीं था। अभी भी इट्स नॉट लाइक कि बहुत कुछ है, बट उस समय तो कुछ भी नहीं था। तब भाई ये तो गड़बड़ बात है। तो मैंने वैसे अंग्रेजी में पढ़ना शुरू तो कर दिया, बट मैं ये भी बहुत सारे लोगों को बहुत बार बोला कि दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे ऊपर होना चाहिए कि मुझे हिंदी पढ़नी है या अंग्रेजी पढ़नी है या फ्रेंच पढ़नी है। Like it should not be because somebody else is forcing me, or it should not be because there is no opportunity. तो ये था कि किसी को तो भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ये नहीं था कि मुझे करना है। फिर उसके बाद गया MBA किया, फिर वोडाफोन में काम किया। फिर वोडाफोन में लाइक किसी भी कॉर्पोरेट की तरह चीज़ें बहुत स्लो चलती हैं, बहुत हायरार्किकल होता है कि ये तुम्हारा बॉस है तो इसको तुमसे ज़्यादा ही पता है। तो हुआ कि भाई ऐसे तो काम ना होगा, तो मैंने वोडाफोन छोड़ दिया। उस समय प्लान ये था कि मैं जाके कोई स्टार्टअप ज्वाइन करूँगा, और उससे पहले मैंने अलग-अलग टाइप का काम किया हुआ था। तो मैंने सेल्स भी किया था, मार्केटिंग भी किया था, इंजीनियरिंग भी किया था, बैंक में भी काम किया था। तो ये था कि भाई काम कुछ भी कर लेंगे, मेहनती तो है ही, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस लाइक मज़ा आना चाहिए। तो 3 महीने, 3.5 महीने तक लाइक बस देश में घूमता रहा, जो भी फाउंडर मिलने को हाँ बोल देता था, उससे आगे मिलता था, ये जज करने के लिए कि मेरे को इससे भीख माँगनी है क्या, कि मेरे को नौकरी दे दो। तो कुछ लोग पसंद आए, लेकिन इतना पसंद कोई नहीं आया कि भाई इसी के साथ काम करना है। इस टाइम पे जो मेरे दोस्तों को मैंने पहले बोला था कि किसी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, उन लोगों में से कुछ लोगों ने बोला कि भाई कोई नहीं कर रहा है तो तुम ही कर लो। आई थॉट मेक सेंस। तो वैसे प्रतिलिपि की शुरुआत हुई। वैसे ही मुझे अपने को-फाउंडर्स भी मिले। तो मेरा एक को-फाउंडर मेरा स्कूल का दोस्त था, एक को-फाउंडर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का दोस्त था, एक को-फाउंडर मेरा MBA का दोस्त था, एक को-फाउंडर मेरे साथ वोडाफोन में काम करती थी। इनफैक्ट इसी से हमारे पहले कुछ लोग भी आए टीम में जो फाउंडर्स नहीं भी थे। हमारा जो पहला एम्प्लॉई था वो मेरा वोडाफोन का दोस्त था और मेरा सुपर सीनियर था। तो मेरा पहला प्रोडक्ट मैनेजर था, वो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का दोस्त था। तो ऐसे ही करके एक शुरुआत की टीम भी इकट्ठा हुई। राइट। इंटरेस्टिंग है ये काफ़ी। सो लाइक जैसे कि आपने बोला कि आपने वोडाफोन में भी काम किया हुआ है एंड यू हैड सम जॉब एक्सपीरियंस बिफोर स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप। तो ये भी डिलेमा बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर रहता है। हमारे ऑडियंस ने भी ये सवाल कहीं ना कहीं पे बहुत बार पूछा भी है कि अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं एक जॉब एक्सपीरियंस लेके अपना खुद का स्टार्टअप चालू करूँ, कि या तो फिर तुरंत ही स्टार्टअप चालू कर दो अगर मेरे पास अच्छा आइडिया है, उसके ऊपर काम करने लग दो। तो जनरली जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मेरा सुझाव हमेशा ये होता है कि ऑप्टिमाइज़ फॉर कि किन लोगों के साथ काम कर रहे हो। अगर आप किसी ऐसे एक स्टार्टअप में हो, या स्टार्टअप नहीं है, कॉर्पोरेट भी है तो भी चलेगा, या बिज़नेस भी है तो भी चलेगा, जहाँ पे आपको लोगों के साथ काम करने में मज़ा भी आ रहा है और सीखने को भी मिल रहा है, दैट इज़ बेटर। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा है, या लोग या तो स्मार्ट नहीं है या तो स्मार्ट हैं लेकिन वो फेयर नहीं है, तो उनके साथ काम करके मज़ा नहीं आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि खुद का कर लो। बट खुद का करने में ये सोचना पड़ेगा कि फिर भी टीम तो आपको बनानी ही है। तो क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो आपके साथ काम करने को तैयार होंगे, और अगेन जो स्मार्ट भी होंगे, जिनके साथ मज़ा भी आए। ये दोनों कंडीशन एक साथ मिल रही हैं क्या? अगर मिल रही हैं तो स्टार्टअप करना इज़ अ गुड आइडिया। दूसरा, सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। सेकेंडरी पॉइंट इज़ ऑल्सो कि आइडिया किस टाइप का है। तो कुछ टाइप के आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो आप यंग हैं तो भी कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपको शुरुआत में ही या तो पैसा चाहिए, या तो शुरुआत में ही कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का टैलेंट चाहिए, और वो आपके पास नहीं है। तो उस केसेस में ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एन ऑप्शन, पहले जॉब ही करना पड़ेगा। तो जैसे अगर ऑब्वियस एग्जांपल लें तो पेपाल टाइप की कंपनी बनाने के लिए अगर आप इंजीनियर हो, अच्छे इंजीनियर हो, तो मे बी यू कैन डू इट इवन इफ यू आर 15। बट अगर आपको स्पेसएक्स बनानी है, यू नीड लाइक $100 मिलियन राइट ऑफ द गेट, और आप 15 साल की उम्र में $100 मिलियन तो रेज नहीं कर पाओगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि आइडिया क्या है, आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छी बात है या नहीं। राइट, दैट्स अ गुड वन। सो लाइक आपने जैसे बोला था आपके, लाइक मैंने पॉडकास्ट देखे हुए, आपने बोला था कि यू मेट बिफोर स्टार्टिंग प्रतिलिपि यू मेट 350 प्लस राइटर्स एंड 350 प्लस रीडर्स ऑल्सो। सो आप वो इनसाइट्स क्या थे, उनसे आपको इनसाइट क्या मिला? आपने जो वो रिसर्च किया उनमें से आपको क्या-क्या इनसाइट मिले कि आप फर्म हो गए कि ये प्रॉब्लम तो है ही? तो मेनली जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो मेरा पर्पस ये था, मेन पर्पस, कि भाई ये प्रॉब्लम है ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी और कहानियाँ, किताबें हिंदी में नहीं है। तो शुरुआत हिंदी से हुई थी, धीरे-धीरे करके और बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई। तो पहले मैं राइटर से इसलिए मिला कि भाई
राइटर्स लोग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्यों लिखते हैं या क्यों नहीं लिखते हैं, तो उससे समझ में आया कि राइटर्स लिखते काफ़ी सारे हैं। तो बट दिक्कत राइटर्स की ये है कि अभी एज ऑफ नाउ 99% केसेस में राइटर्स को पैसा देना पड़ता है टू पब्लिशर्स टू गेट देयर बुक्स पब्लिश्ड। पब्लिशर ने बुक पब्लिश कर दी, उसके बाद उसको उसी में मुनाफा हो गया, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता नहीं है, तो बेसिकली रीडर्स तक बुक पहुंचती नहीं है। दैट वाज वन बिग प्रॉब्लम। राइट। सेकंड बिग प्रॉब्लम वाज कि बाय डेफिनेशन हिंदी किताबें जो होंगी उनको पढ़ने वाले ज़्यादा लोग छोटे शहरों में होंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में नहीं होंगे, बट ज़्यादा लोग छोटे शहरों में होंगे, तो उसमें डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी। छोटे शहरों में नॉर्मली लोगों के पास पैसा रिलेटिवली कम होगा, और ऑल्सो अगर वो हिंदी पढ़ रहा है तो थोड़ा और कम होगा, तो अब वो उस प्राइस पॉइंट पे पहुंचाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ये राइटर्स के साइड से दो प्रॉब्लम थी। प्लस फिजिकल बुक कोई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसका क्या सोचना है इसके बारे में, अगर अनलेस की पाठक ने आपको एक पोस्ट कार्ड या चिट्ठी भेजी या फोन करके बताया, आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि पढ़ने वाले को कैसी लगी आपकी किताब, क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। अभी तो थैंक्स टू सोशल मीडिया फिर भी थोड़ा कनेक्शन है, बट उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था। रीडर्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम ये थी कि भाई मैं 200 रुपए किताब पे खर्च कर रहा हूँ, अब मैं बिना ये जानने की किताब अच्छी है कि नहीं है, मैं कैसे 200 रुपए खर्च कर दूँ, तो 200 रुपए बड़ी अमाउंट होती है। तो ये था कि अगर कुछ ऐसा होता कि जिसके थ्रू मैं पहले देख सकता कि भाई ये किताब में मेरे को मजा आएगा, नहीं आएगा, ये राइटर कैसा है, मेरे टाइप का है, नहीं है, या मुझे कोई बताता कि अच्छी किताब है, तो मैं वो किताब के लिए पैसे खर्च करता। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि अभी हम किताब कैसे खरीदते हैं, या तो मेरा दोस्त कोई बताता है कि भाई ये किताब बहुत अच्छी है, ये पढ़नी चाहिए, तो खरीदते हैं, या तो फिर कहीं न्यूज़पेपर या कहीं रिव्यू पढ़ा कि भाई ये किताब बहुत अच्छी, तो खरीदते हैं, या तो फिर कि किताब के 10-20 पन्ने पलट पलट के देखे कि अच्छा इसकी कहानी ऐसे 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 है, तो शायद ये मेरे को पसंद आएगी, तो खरीदें। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी रीडर्स के साइड से। तो बस इन्हीं इनसाइट के साथ शुरू करते हैं। राइट। सो अभी इंडिया में क्या है कि बिकॉज नाउ आई एम डूइंग पॉडकास्ट, तो ये एक लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ कंटेंट हो गया, और रादर देन अभी जो इंस्टाग्राम और वो सब है, तो लोगों का रील्स और टिकटॉक की वजह से लोग 30 सेकेंड 1 मिनट और वो बाइट साइज कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अभी प्रेफर करने लग गए हैं, एंड कहीं ना कहीं पे अटेंशन स्पैन उनका कहीं ना कहीं पे नीचे जा रहा है। तो आपने इसमें क्या देखा है कि लॉन्ग फॉर्म और ये उसमें स्टोरी दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट करेक्ट। आई डोंट नो कि ये कहाँ से लोगों को पता चला। अगर आप देखोगे कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इनफैक्ट टिकटॉक खुद क्यों ना हो, वो लोग सारे लोग शुरुआत कहीं से भी करें, बट धीरे धीरे करके दे कीप ऑन पुशिंग टुवर्ड्स लॉन्गर फॉर्म कंटेंट। तो जैसे टिकटॉक जब शुरू हुआ था तो 15 सेकंड वीडियोस होते थे, देन दे वेंट टू 25 सेकंड्स, देन दे वेंट टू 60 सेकंड्स। अभी वो चाइना में 30 से 60 मिनट तक के क्या बोलते हैं वीडियोस पे टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता कि 30 सेकंड के लोग ही वीडियो देखते हैं और अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो लिटरली जिस कंपनी ने 30 सेकंड वीडियोस को पॉपुलराइज किया वो खुद लंबे कंटेंट की तरफ क्यों जाती। प्रतिलिपि पे एक एवरेज यूजर दिन का 80 मिनट बिताता है। ओह वाओ। एंड प्रतिलिपि पे कुछ भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं है। ओह वाओ। सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट रंजीत सिंह एज एन एंटरप्रेन्योर। जैसे कि मैं अभी ये पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, तो जब मैंने शुरुआत की इस चीज़ की, सो देयर लाइक मेरे माइंड में एक अज्यूम करके रखा था मैंने कि ये चीज़ें होगी, ये मैं सीखूंगा इसकी वजह से। और फिर जब शुरुआत की, मैंने डीप डाइव इनटू इट, तो लर्निंग बहुत सारी ऐसी लर्निंग थी जो मैंने अनएक्सपेक्टेड थी। राइट। सो व्हाट वर दोज लर्निंग्स फॉर यू व्हिच आर टोटली अनएक्सपेक्टेड व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? आई थिंक बहुत सारी। तो आई थिंक द बिगेस्ट वंस वुड बी लाइक नंबर 1 की जस्ट हाउ टॉपसी टर्वी इट इज। तो इट्स नॉट लाइक कि पहले पता नहीं होता है, पता तो होता ही है, क्योंकि मैं इतना पढ़ता था, इतने सारे फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफीज पढ़ रखी थी कि थ्योरी में पता था कि भाई अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। ये नहीं पता था कि एक ही दिन में कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा दुनिया के स्मार्टेस्ट आदमी आप ही हो, दुनिया की बेस्ट कंपनी आप ही की कंपनी है, और उसके 10 मिनट बाद आपको लगेगा भाई आपसे बड़ा गधा तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, ये कंपनी कुछ भी करके नहीं चल सकती, चाहे जो हो जाए। उसकी 1 घंटे बाद फिर से आपको लग सकता है अरे यार मेरे साथ जो लोग काम करते हैं लोग कितने अमेजिंग हैं, और उसके आधे घंटे बाद लग सकता है कि भाई ये आदमी क्यों मैंने इसको हायर किया था, इसको कुछ नहीं समझ में आता है। इट्स वेरी 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 टॉपसी टर्वी। सेकंड आई थिंक बिग रिलेशन, एंड अगेन थ्योरी में पता था, इसकी जस्ट हाउ लोनली इट कैन गेट। तो बिकॉज आपके दिमाग में आप 8 बार ऊपर नीचे जा रहे हो, आप अगर आप किसी और को ये बोलोगे कि आधे घंटे पहले आपने बोला कि अरे बहुत मस्त चल रहा है, आधे घंटे बाद बोला कि भाई एकदम फटी पड़ी है, कुछ नहीं चल रहा, तो एट सम पॉइंट टाइम अनलेस कि वो बंदा रिलेट कर पा रहा है तो उसको लगेगा क्या पागल आदमी, भाई आधे घंटे पहले बोला कि जिंदगी एकदम मस्त है, आधे घंटे बाद बोल रहा है भाई जिंदगी एकदम खराब है, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं।
तो it gets very lonely because others generally will not be able to relate to that topsy-turvy nature of the story. So which makes it fairly lonely. I think that would be the second. Third, and again theory में पता था कि your most important part of life is कि आप किन के साथ रहते हो, और वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके रिपोर्टी हो सकते हैं. तो थ्योरी में पता था, बट जैसे जैसे आई थिंक ये बिलीव जो है ये और रिइंफोर्स होती जाती है जैसे जैसे पृथ्वी बड़ा हो रहा है, कि अगर आपके साथ अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो एक तो काम भी अच्छा होगा, दूसरा आपको मजा भी आएगा, तीसरा आप खुद भी सीखोगे. तो आई ऑलवेज न्यू कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक एज आई गेट ओल्डर आई थिंक इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट देन आई थॉट. आई थिंक दीज वुड प्रोबेबली बी 3 बिग लर्निंग्स. राइट. तो अभी आपने जो पॉइंट बोला सराउंडिंग वाला, तो अभी जो आपका सराउंडिंग है, जो आपके क्लोज सर्कल में, सो उनमें से आप क्या लर्निंग ले रहे हो, उन लोगों से आप क्या सीखने की सीख रहे हो? बहुत सारी चीज़ें अगेन, एंड हाँ. ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही आदमी से सब कुछ सीखते हैं. तो हाँ, ऐसा हो हाँ. सकता है कि जैसे किसी से कुछ और सीख रहे हैं, किसी से कुछ और सीख रहे हैं, किसी से कुछ और सीख रहे हैं. तो जैसे मेरी एक कलीग है गौरी, तो गौरी, and I think this is very very important for any leader, Gauri knows how to be a mother to her team, and Gauri knows how to be a dictator to her team. Realistically, if you're a leader, you have to do a little bit of both. Just that finding that happy balance is not easy. So I think that is something that I've been trying to learn for quite some time. Can you just elaborate on this more? तो बेसिकली आपकी टीम में कोई काम करता है, कभी ऐसा होगा कि वो खुद ही बुरा फील कर रहा है, या कुछ डेडलाइन मिस हो गई, या उसने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें कुछ गलती हो गई. तो उस समय आपका काम एज अ लीडर है कि आप उसको बैक करो, उसको समझाओ कि भाई कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं, डिले सबसे होता है, चलो चाय पी के आते हैं. बट कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि कोई आदमी है जो बहुत चीज़ों को बहुत चिल ले रहा है, तो उस समय आपको उसको पुश करना है कि भाई इतना चिल लेने से काम नहीं चलेगा, आपको ये करना है, ये करना है, या इसको ऐसे सोचो या उसको वैसे सोचो. तो एंड दोनों सभी लोग करते हैं, बट फाइंडिंग दैट बैलेंस कि कहाँ पे किसके साथ क्या करना है. तो ऑन द सेम डे इट्स पॉसिबल कि आपको एक बंदे को पुश करना है, जबकि दूसरे बंदे को बिल्कुल पुश नहीं करना है, बल्कि उसको सपोर्ट देना है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी परेशान है. तो फाइंडिंग दैट हैप्पी बैलेंस और द ट्रेड ऑफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. देन अनदर गुड एग्जांपल वुड बी, जैसे मेरा को-फाउंडर शंकर है. हाँ. तो जब आप ऐसे टॉपसी टर्वी चीजों से गुजरते हो, तो हाउ डू यू स्टिल कीप अ काम हेड, एंड हाउ डू यू स्टिल when you are talking to people, how do you make sure that they don't get worried कि भाई ये पागल इंसान क्यों अचानक से खुश, अचानक से दुखी हो जाता है. So how do you maintain that composure? I think that has been a big learning. Right. Then from another co-founder of mine, Shelly, कि just how do you kind of have a insane focus कि relentlessly मेरे को ये execute करना है, तो मैं ये करके ही रहेगा. I think that has been something that I've been trying to learn for quite some time. And again, different other people, different other things. Right. बहुत सारे फाउंडर्स में ये होता है कि एज दे गो ऑन टू एंटरप्रेन्योर जर्नी ईयर आफ्टर ईयर दे बिकम वेरी काम. ये क्यों होता है? So I can guess. I think it's just that कि like that is the only way to survive. So if you start overreacting to everything, तो basically you'll go mad. क्योंकि हर रोज 10 चीजें खराब होंगी और हर रोज 5 चीजें अच्छी होंगी. Now, अगर आप हर एक अच्छी और बुरी चीज पे रिएक्ट करोगे, तो at some point in time like you will not be able to manage that emotionally. So I think over a period of time it's something that you have to learn if you have to survive. There is one exception कि sometimes you might still be volatile, but आपकी टीम में कोई और लोग हैं who are basically shielding like others from that volatility, so that can work. There can be some entrepreneurs who are still volatile even after working for 10 years, but that is usually because कि उनकी टीम में और ऐसे 2, 4, 5 लोग हैं who are shielding others from that volatility. But otherwise I think या तो कंपनी बंद हो जाएगी, या लोग छोड़ के चले जाएंगे, या तो आप खुद पागल हो जाओ. Right. So you have worked for corporate before and you started your own startup. तो एक corporate culture, जैसे आपने पहले ही डिस्क्राइब किया, एक corporate culture, एक startup culture, कैसा, क्या मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं उसके अंदर? तो थोड़ा तो डिपेंड करता है कॉर्पोरेट पे भी और स्टार्टअप पे भी, बट आई थिंक मेन डिफरेंसेस जो कॉमन है, जो 90% केस में कॉमन होंगे, उसमें से नंबर 1 इज कि कॉर्पोरेट्स आर ट्राइंग टू अवॉइड रिस्क मोर देन एनीथिंग एल्स. तो आपको कुछ भी करना है तो सिस्टम ऐसे बनाया जाएगा कि भाई इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए. तो अगर आपको एक रिम्बर्समेंट भी क्लेम करना है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होगा टू मेक श्योर कि कुछ गलत नहीं जाए. स्टार्टअप्स ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड, तो स्टार्टअप्स विल ऑप्टिमाइज फॉर अपसाइड. तो स्टार्टअप्स ये बोलेंगे भाई ये छोटी छोटी चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो, ये फिगर आउट करो कि यहाँ से मैं 300% कैसे ग्रो करूं. राइट. तो एवरीथिंग एल्स बेसिकली बॉयल्स डाउन टू दिस कि कॉर्पोरेट्स में फॉर एग्जांपल होगा कि सब हर आदमी 9 बजे आना चाहिए. वो ऐसा नहीं उनको 9 बजे कोई कीड़ा काटता है. इट्स मोर लाइक कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम चोरी करते होंगे, मेरे को वो अवॉइड करना है, तो सबको 9 बजे बुला लो.
स्टार्टअप्स ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि दे आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग फॉर द डाउन साइड, दे आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर भाई एकदम बेस्ट बंदा बेस्ट क्या काम करेगा। तो वो बोलेंगे भाई तू जितना ज्यादा काम कर सकता है कर, 9 बजे कर रहा है, 2 बजे कर रहा है, 6 बजे कर रहा है, मेरे को उससे मतलब नहीं। And everything else will revolve basically around this कि corporate will optimize for like things not going wrong. Startups will optimize for कि if they write how big they can get. Right. तो ये ग्रोथ वाले पार्ट के ऊपर भी बात करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे स्टार्ट कि ग्रोथ भी एक साइकिल अच्छी होनी चाहिए, और जितना आप जल्दी स्पीड से ग्रोथ करो उतना आपके लिए अच्छा है। तो जब इनिशियल ईयर में जैसे आपने भी स्टार्ट किया, और कोई जैसे हमारे जो व्यूअर्स है वो सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपना उन लोगों ने सोच लिया है कि उनका खुद का स्टार्टअप चालू करना है, तो उनको अगर ग्रोथ चाहिए वो फर्स्ट ईयर कैसे वो अप्रोच करे वो ग्रोथ माइंडसेट के उससे। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ एसेंशियली नॉट लाइक अप्लाइंग जेनरिक प्रिंसिपल्स एंड थिंकिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि भाई अगर एकदम शांति से दिमाग से बैठे तो क्या सेंस बनाता है क्या नहीं बनाता है। तो एग्जैक्ट सेम चीज जो एक्स कंपनी के लिए अच्छी एडवाइस होगी वो एग्जैक्ट सेम चीज वाई कंपनी के लिए बुरी एडवाइस हो सकती है। राइट। तो इसलिए जेनरिक एडवाइस लेना इज अ रॉन्ग आइडिया। तो द वे पीपल शुड थिंक इज कि भाई अभी मेरे पास ये है, ये डे 0 है, मेरे को 10 साल 20 साल 30 साल बाद यहाँ पे पहुंचना है कि ये मेरे को 12 चाहिए 30 साल बाद करनी है। नाउ वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर कि भाई अगर मेरे को 30 साल बाद ये करना है तो उसके लिए मेरे को 20 साल में कहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए मेरे को 10 साल में कहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए मेरे को 1 साल में कहाँ पे होना चाहिए, उसके लिए मेरे को 1 हफ्ते में कहाँ पे होना चाहिए, एंड देन बेसिकली जस्ट एक्सिक्यूट ऑन दैट। वन caveat here though, something that I have seen a lot of founders make a mistake on is कि they try to like do too many things at the same time. That is almost always a bad idea. तो अभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी पॉडकास्ट सुने और बोले कि देखो रंजीत खुद तो 7 चीजें कर रहा है कि कॉमिक्स भी है, एफएम भी है, आईवीएम भी है, लिटरेचर भी है, but that is because you are looking at it after 7 years. For the first 5 years हम लोग बेसिकली सिर्फ एक काम करते थे, भाई ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे लोग आके पढ़ते हैं, यहाँ पे लोग आके लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं था। Only when we got to a scale where we felt that now we are a market leader, now we understand how this works, is when we started expanding from there. या लोग गूगल को देखते हैं बोलते हैं भाई ये तो ये भी करता है, एंड्रॉइड भी बनाता है, मैप्स भी बनाता है, बट अगेन गूगल डिड जस्ट सर्च टिल दे वर लार्ज इनफ। पहले 15-20 साल तो उन्होंने वही किया, मे बी 15-20 महीने, बट लॉजिक इज स्टिल द सेम कि जब आप एक मार्केट जीत गए हो या जीतने वाले हो तब इट मेक सेंस टू स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स। बट अगर आप शुरुआत से ही 8 चीजें करने की कोशिश करोगे तो आप 8 में से एक भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। राइट। आई थिंक अगर किसी फाउंडर को ये देखना है कि उसको फाउंडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। इट्स बेसिकली कि आर यू रिसोर्सफुल और डू यू ब्लेम अदर्स। तो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स डोंट ब्लेम अदर्स। लाइक मार्केट खराब हुआ, पैसा नहीं दे रहा है, कोई सीटीओ छोड़ के चला गया, शिट हैपेंस। ये आपका काम है कि आप फिगर आउट करो कि भाई ये 28 प्रॉब्लम्स हैं, बट आई विल स्टिल कंटिन्यू टू ग्रो। इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मार्केट अच्छा है मार्केट खराब है, कंपटीशन ने कुछ आपका फीचर कॉपी कर लिया नहीं किया, सरकार ने रूल चेंज कर दिए, रेगुलेशन चेंज कर दिए, लाइक if you are thinking like it's not about other people and bad stuff will happen, good stuff will happen, but I will keep on pushing through. If you are resourceful, then and only then should you be an entrepreneur, otherwise you should not, because things will go wrong. आउटसाइड से लग सकता है कि यार ये 16 साल के लड़कों को $2 मिलियन मिल गए, that would be one of the good things. That doesn't mean कि उनकी और 50 प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लाइक आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपकी अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी चीजें भी होंगी। दैट इज ट्रू एक्चुअली इन लाइफ, बट स्पेशली ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर्स की लाइक कभी गुड लक होगा, कभी बैड लक होगा, एंड समहाउ यू स्टिल हैव टू फिगर आउट अ वे टू सर्वाइव, समहाउ यू स्टिल हैव टू फिगर आउट अ वे। एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द 3 क्वालिटीज की जो एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए? I think resourcefulness is the most important one. The second is probably resilience, which is related but not same. Resilience is essentially कि कुछ लोग उसको ग्रिड भी बोलते हैं बेसिकली, कि जब अगर 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल लगातार चीजें खराब है तो कैन यू स्टिल गो थ्रू दैट। दैट इज ग्रिट, विच इज प्रोबब्ली द सेकंड मोस्ट। थर्ड मोस्ट is ability to attract and work with people who are actually so much better than you. Right. So how do you convince people who are actually better than you to still come and work with you? I think if you have these 3, then you just need a little bit of luck on your side, Right. but you are likely going to be successful. Right. And in case of like aspiring entrepreneurs जिनको अगर शायद से they want to reach out to some entrepreneurs who are established, तो वो कैसे reach out करे वो लोगों को? तो एक सही तरीका है, दूसरा एक तरीका है जो
कभी कभी काम कर सकता है। सही तरीका है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं इसको रीच आउट करूं, वो मेरे को रिस्पॉन्स करके मेरी हेल्प करे। आपको ये सोचना होगा कि ऐसा उसको 1000 लोग कर रहे होंगे, उसको भी तो फाइनली अपने टाइम पे डिसाइड करना है। तो जनरली अ गुड वे इज टू डू द वर्क, लाइक कुछ ऐसा पहले मेहनत करो जिसकी वजह से उस फाउंडर या एंटरप्रेन्योर, या अगर वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, प्रोडक्ट मैनेजर, वीपी जो भी है, उसको ये पता चलना चाहिए कि भाई ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, ये और जो 1000 मेरे पास मेल आते हैं वैसा नहीं है। इसने एक्चुअली 20 घंटे लगाए हैं, इसने ये रिसर्च किया है, ये एक्चुअली स्मार्ट है, ये एक्चुअली कुछ दिखाना चाहता है। अब वो चाहे आपके खुद के काम से रिलेटेड हो तो भी चलेगा, और इवन बेटर कि अगर वो जिसको आप रीच आउट कर रहे हैं उसकी हेल्प कर रहा हो तब तो और भी अच्छा है। देन पीपल आर लॉट मोर लाइकली टू कम बैक टू यू। दैट इज द सही तरीका। द अदर तरीका, अगर आपको पहले तरीके का समय नहीं है, फॉर एग्जांपल, इज की रीच आउट टू फार वे टू मेनी पीपल, लाइक 500 लोगों को रीच आउट करो, शायद 5 लोग रिस्पॉन्ड कर दें। राइट। ये चीज जो दूसरी वाली आपने बोली, सो लाइक 6 months ago when we started doing this consistently, तो मैंने यही वाली चीज अपनाई थी कि 100-150 फाउंडर को हम लोग मेल कर देंगे, उसमें से होगा 10 तो करेंगे ही ना, तो 10 पॉडकास्ट मेरे हो गए, 10 पॉडकास्ट मतलब मेरे 3 महीने होंगे। राइट। तो जैसे जैसे लाइक आप एक एंटरप्रेन्योर बढ़ते जाते हो, यू हैव टू शार्पन योर माइंड आल्सो। तो वो आप किस तरीके से करते हो, क्या इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो उसके लिए? एंड तो आई थिंक मेरे केस में एटलीस्ट 2 बड़ी चीजें हैं। हाँ। पहला विच इज लाइक 70% इसकी टीम में ही जितने स्मार्ट लोग हो सकते हैं उतने स्मार्ट लेके आओ, और उनसे बातें करो, उनसे सीखने की कोशिश करो, उनको चैलेंज करो और उनको ये बोलो कि वो आपको चैलेंज करो। दैट इज द बेस्ट वे टू। तो 70% कम्स फ्रॉम देयर, 20% कम्स फ्रॉम ट्विटर। तो ट्विटर पे इफ यू फॉलो द राइट काइंड ऑफ पीपल, दे विल, लाइक समटाइम्स दे देमसेल्व्स विल बी स्मार्ट, बट इवन इफ दे आर नॉट, समटाइम्स दे विल बेसिकली शेयर थिंग्स व्हिच आर स्मार्ट। तो अब दुनिया में 50,000 वेबसाइट्स हैं, 50,000 राइटर्स हैं, आप कैसे फिगर आउट करेंगे भाई ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे? तो ट्विटर, इफ यू स्पेंड सम टाइम कि मैं ये 20 लोगों को फॉलो करूंगा, ये 50 को नहीं करूंगा, आई थिंक इट्स अ गुड सोर्स ऑफ डिस्कवरी कि अच्छा क्या मुझे पसंद आएगा, क्या मुझे पसंद नहीं आएगा। तो ट्विटर वुड बी 20%, एवरीथिंग एल्स इन लाइफ कंबाइंड वुड बी 10%। राइट। और अभी मुझे टीम कल्चर के बारे में बात करनी है, बिकॉज यू हैव आल्सो सेड कि टीम अच्छी होनी ज़रूरी है, एक टीम कल्चर अच्छा होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड टीम कल्चर? ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, बट आई जस्ट वांट कि आप एड्रेस कर दो। तो आई थिंक प्रॉब्लम इसकी कल्चर इज अ वेरी ओपेक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, तो लेट मी डिफाइन इट द वे वी थिंक ऑफ इट। तो फॉर अस एट प्रतिलिपि, कल्चर इज बेसिकली अबाउट वन सिंपल थिंग, कि कैसे कंपनी में कोई भी आदमी अपने डिसीजंस लेता है। तो डिसीजन मेकिंग अगर एक फ्रेमवर्क है या रैंडम है कि भाई कोई और ऐसे लेगा, कोई और ऐसे लेगा, कोई और ऐसे लेगा, तो अगर कुछ फ्रेमवर्क है कि कंसिस्टेंसी है कि इस सिचुएशन में यही डिसीजन होगा, इस सिचुएशन में यही डिसीजन होगा, दैट इज कॉल्ड कल्चर। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? एग्जैक्टली फ्रॉम व्हाट द रीजन दैट आई सेड। तो अगर एक कंसिस्टेंसी नहीं है तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों पे काम करेंगे, अलग अलग तरीके से डिसाइड करेंगे, और वो क्योटिक होता जाएगा। और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे वो क्योस बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास कोई फिक्स तरीका नहीं है कि मुझे ऐसे डिसाइड करना है। तो 100 अलग अलग डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स है। तो कंपनी को इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कैसे चलेगी? नया एम्प्लॉय आया, उसको भी नहीं पता होगा भाई मैं ये सोचूं या मैं ये सोचूं, क्योंकि एक बंदा ऐसे सोचता है, एक बंदा ऐसे सोचता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू बिल्ड दैट कंसिस्टेंसी। There is another second reason कि even if it doesn't become chaotic, तो you might argue भाई 4 लोगों में कल्चर क्यों सोचना है, 400 लोगों में सोचेंगे जब chaos होगा। Second reason is कि अगर आपके पास कुछ guidelines नहीं है, तो every time that you have to make a decision, you have to start from scratch and think अच्छा ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। But if you already have laid down the framework and said कि भाई हमारे यहाँ तो ये ऐसे ऐसे होता है, then 99% of decisions are easy to decide, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। It just becomes so much easier for your bandwidth कि यार ऑलरेडी मेरे को सब चीजें डिसाइडेड है, सिर्फ ये 1% चीजों पे दिमाग लगाना है। तो दिस इज व्हाई आई थिंक कल्चर इज रियली इंपॉर्टेंट। राइट। दैट्स आल्सो अ रियली गुड आंसर रंजीत। इनिशियल ईयर्स में, लाइक आपके इनिशियल फर्स्ट 2 इयर्स में कल्चर थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग का बहुत फेमस फ्रेज है, ब्रेक थिंग्स मूव फास्ट, एंड उससे भी ऐसा बोला था कि आफ्टर स्केल इट इज ब्रेक थिंग्स मूव फास्ट बट विद स्टेबिलिटी। आप तब नहीं तोड़ सकते हो, मतलब फेसबुक आप कहीं भी क्रैश नहीं कर सकते, बिकॉज अभी बिलियंस ऑफ पीपल है। तो आपके केस में वो फर्स्ट 2 इनिशियल ईयर का कल्चर क्या था, एंड अभी क्या हो गया, आपने क्या चेंजेस किए उसके अंदर? तो फर्स्ट फ्यू इयर्स honestly we were not very conscious about most things, so we were consciously thinking about a couple of things, but at that point because it was not clearly defined, so I
I am essentially an engineer by training. So I don't like, or I can't actually, I don't like is not the right thing to say. My mind cannot process and I cannot internalize things which are fuzzy that much. So like when people say things like PMF, or when people say things like culture or network effects, unless I can figure out a way to quantify it or to lay it down like actually clearly instead of just some jargon words, so it's hard for me to believe that it can work. So culture I always thought is one of those things which is just a random word which was developed by some HRs to make money and consultants to make money. So we had some clear guidelines. For example, we were very, very clear that Pratilipi is always going to value like very high independence. And that has always been the case. That hasn't changed. Right. We were very, very clear that we are going to be very, very transparent. That hasn't changed. Right. We are very, very clear that we are going to be long-term ambitious instead of short-term ambitious. That hasn't changed. But outside of that, at that point in time, we did not care about anything else. Like we did not, for example, we used to basically have like, it's a 7-day work week. You can come in whenever you want. You can go in whenever you want. You want to go and watch a movie on a Monday, do that. You want to go on a date on Tuesday, do that. It's entirely up to you. But as companies started growing, we realized like that's not how it works, because people have to work together. So like if an engineer is waiting because a designer is on a date, it's not just that the designer is on a date. It's like both of them are essentially not working. So, and similarly, we learned a bunch of other different areas. For example, like coming at any time and going at any time doesn't work for people who are married. How do you solve for that? So bunch of, for example, not having a leave policy doesn't work for government. Like there's a mandate that these many leave policies you have to have, or not these many leaves. Like this is the kind of leave policy that you need to have. This is the kind of, let's call it regulation that you have to follow, and so on and so forth. Then we started learning, because we are not consciously saying, like, for example, let's take long-term ambition, because we are not consciously saying it out loud that that's important. People were deciding on their own. Like sometimes people will say, right, I'm more worried about this right now. I don't care what happens in 10 years. So then over a period of time, we started learning that we need to essentially codify these. We need to essentially actually talk to people. So we did that about maybe 5 years back. Since then, every single all hands, like every month we still discuss and debate that. But I don't think it has changed that much till now, at least. Right. And जो आप वो values बनाते हो, आप जो एक cultural points आपके बनाते हो, वो हर आदमी के अंदर दिखना चाहिए. जैसे आपने बोला कि वो constantly communicate होता रहना चाहिए कि these are our values, कि ये है, जब तक वो उनके subconscious में उनके बिना चला जाए. Exactly. Right. So अभी प्रतिलिपि के like जो different platforms है, अभी वहाँ पे कितना मतलब आप रीडरशिप कितना आप लोगों का हो रहा है, लाइक कितना लाइक लिसनरशिप आप लोगों का कितना है, वो क्या है? तो प्रतिलिपि कॉमिक्स को महीने के कुछ 14 लाख लोग पढ़ते हैं. प्रतिलिपि एफएम को महीने के कुछ 9 लाख लोग सुनते हैं. IVM को कुछ 15 लाख बार लोग डाउनलोड करते हैं पॉडकास्ट एपिसोड्स. बाकी लाइक थोड़े B2B टाइप वर्टिकल्स है, तो उसमें लोगों में बताना डिफिकल्ट है. राइट. और आपका सबसे ये पूछना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट व्हाट डू यू थिंक कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए क्या है प्रतिलिपि के अंदर? दैट डिपेंड्स ऑन टाइम स्केल. तो जैसे राइट नाउ इट्स ऑब्वियसली लिटरेचर, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट. इवन लॉन्ग टर्म लिटरेचर प्रोबेबली बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जो ओरिजिनल स्टोरी आती है वो लिटरेचर से आती है. बाद में वो कॉमिक्स बने, मूवी बने, गेम बने, ऑडियो बुक बने, पॉडकास्ट बने, वो बात की बात है. बट शुरुआत 99% केसों में बुक से होती है. तो लिटरेचर इज ऑलवेज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट. Then there's a company that we are incubating called Project X. So that company is building cutting edge machine learning models जो कि like almost जादू कर सकते हैं. Like आप उसको बोलो कि भाई मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक मूवी बना के दो जिसमें ये सीन होंगे, और वो मॉडल आपको एक पूरी मूवी बना के देगा. Like already it is that good कि आप उसको ये बोल सकते हो कि मेरे को एक फोटो चाहिए जिसमें एक कुत्ता है जो बहुत खुश है, उसके साथ एक छोटा बच्चा है जो खेल रहा है बैट बॉल, और वो ऑटोमेटिकली आपको वो इमेज जनरेट करके देगा. Then there are use cases कि आप मेरे को स्टोरी दो, आपको अब ऑडियो बुक बनाने के लिए काम नहीं है. लाइक उससे ऑडियो बुक ऑटोमेटिकली बन जाएगी, उससे कॉमिक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगी, उससे इलस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा. ओह वाओ. देन तो स्पीड और on a long enough horizon, I think that will become very valuable. So like different products are at different stages of their maturity and evolution. Right. जैसे आपने बात की कि कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ आपको ऐसा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखना होता है. तो कई सारे ऐसे भी जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका वो भी होता है कि मेरे एक्सपेंसेस जो बढ़ेंगे इनिशियल ईयर के अंदर, वो सब है, तो फाइनेंशियल एक्सपेंस भी कैसे वो मैनेज करूँ और
मैं प्रॉफिट ग्रोथ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वो कैसे देखूं? तो जैसे मैंने पहले भी बोला था राइट कि योर नंबर वन स्किल दैट इज रिक्वायर्ड एज एंटरप्रेन्योर इज कि आप कितने रिसोर्सफुल। तो सही आंसर इज कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपको उसके बेसिस पे डिसाइड करना होगा कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी को चेज करूं, ग्रोथ को चेज करूं, समथिंग इन बिटवीन करूं या कुछ और करूं। तो लाइक डिज्नी फॉर एग्जांपल दुनिया की लाइक सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, बट उसको यहाँ पहुंचने में 70-80 साल लगे। नेटफ्लिक्स भी डिज्नी की तरह ही है, डिज्नी के बराबर ही लगभग बड़ी है, उसको 20-25 साल लगे। टिकटॉक भी डिज्नी की तरह ही है, बट उसको 5 साल लगे। नन ऑफ दोज आर राइट और रॉन्ग। एंड उनके एंटरप्रेन्योर्स जो थे, उनके जो फाउंडर्स थे, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से उनको क्या अप्रोच करना पड़ा। तो राइट, आई थिंक जेनरिक आंसर देना इसमें काफी डिफिकल्ट है। वो आप खुद फिगर आउट, आप जैसे अलोंग द वे जर्नी पे जाओगे वो आप फिगर आउट। काफी बार ऐसा होगा कि आप ही को कभी ऐसे होगा कि जहाँ पे आपको सिर्फ सर्वाइव करना है। कभी ऐसे हो सकता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, आपके पास पैसे भी हैं, तो इट्स लाइक कि अच्छा मैं ग्रोथ कितनी तेजी से करूँ, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी इट वुड बी समथिंग इन बिटवीन, कभी इट वुड बी कि अच्छा जैसे अभी अचानक से मार्केट खराब हो गया तो यू माइट स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि मैं प्रॉफिटेबल कितनी जल्दी बन सकता हूँ। तो there is no right answer. It's more about कि given the context what makes most sense. एंड आपको ऐसी कौन सी एंटरप्रेन्योरियल मिथ है, बिकॉज आर लाइक मोटिव आल्सो कि एक ट्रू मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के में बाहर जाए, ऐसी कौन सी एंटरप्रेन्योरियल मिथ्स है जो आपको बर्स्ट करनी है अभी? I think दो के बारे में बोल सकते हैं। एक तो ये कि somehow it's very easy to think कि like most successful entrepreneurs are like superstars और उनको सब कुछ आता है या सब कुछ figured out है। It's also very common to say कि अगर कंपनी फेल हो गई तो ये तो एकदम ही गधा था, इसको कुछ नहीं आता था, तो मेहनती नहीं था, टीम बनानी नहीं आती थी, कल्चर बनाना नहीं आता था। There is always an element of luck involved, like always. So just because somebody is successful doesn't make them smart. Just because somebody is not successful doesn't make them dumb. You have to go a little bit deeper than that. Plus, in general, I think किसी को भी चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो, उसको पेडिस्टल पे बिठाना कि ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता इज रॉन्ग, एंड वाइस वर्सा कि किसी को ऐसे समझना कि नहीं ये तो कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता इज रॉन्ग। लाइक इवन गॉड्स वुड हैव देयर ओन फ्लॉज एंड इवन विलेंस वुड हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप दैट इनटू पर्सपेक्टिव। दैट वुड प्रोबेबली बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। What is the one advice you want to give to our aspiring entrepreneurs, and what is that one advice they should ignore? One advice that I want to give: focus like as much as possible. Actually, can I give two? Yeah, sure. Focus is number one. Build resourcefulness. Resourcefulness is not something that like you need to be born with. As in, some people are born more resourceful, some are less, but it's a skill that you can build. So instead of blaming or finding faults, figure out a way to get shit done. I think these would be two good advices. Advice that they should discard. Honestly, almost any advice that's generic. So whenever people say, for example, ki startups are good, MBA is bad, VCs are good, angels are bad, all of that advice is crap because it's just not nuanced enough. It depends on the context. Like, is VC good? Is VC or bootstrapped bad? Well, it depends. Like for certain kind of companies, for certain kind of founders, bootstrapped is good. For certain kind of companies and certain kind of founders, like VC funded. So, like you don't have to bring down Postman to bring Zerodha up. And vice versa. Like Zerodha is a great company and Postman is a great company. There's no reason for you to say like this is good and this is shit. It depends on context. So avoid everything that is generic advice. Right. That is probably the only generic advice that's actually okay. Right. So thank you so much, Ranjit, for giving your time. This has been a really good podcast. और जो आपने इंसाइट दी है वो भी जो हमारे ऑडियंस देख रही है उनको बहुत काम आएगा। एक बार फिर से मुझे इस पॉडकास्ट में शामिल होने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को, जो हमारे दर्शक और सुनने वाले हैं, अगर आपको ऐसी और कन्वर्सेशन सुननी है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट टू द स्पॉटलाइट इंडिया। सॉरी, शुड आई रिपीट? तो अगर आपको ऐसे ही और फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुननी है, उनसे सीखना है, तो प्लीज लाइक, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अगर आपको मेरे जैसे और भी एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुननी है, उनसे सीखना है, तो प्लीज सब्सक्राइब to the Spotlight India podcast series on YouTube. Yeah. So that's it from today's episode, guys. If you have enjoyed this, तो जैसे रंजीत ने बोला है कि please do drop a comment and like and share this episode with your aspiring entrepreneur friends जिनको अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना है, and also comment down आपकी जो learnings रही है ये episode में से. Thank you so much.